अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये चुप का रोजा खोल कर रहूंगा और मैं आपको वो बातें बताऊंगा कि जो सवालात मुझसे पूछे जा रहे हैं ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया, ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया। बहुत से सवालात हैं जो मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू के मुतालिक मेरे से पूछे जा रहे हैं और मैं आज से पहले उनका जवाब इसलिए नहीं दे सका था कि मेरे ऊपर कैद थी, कतरन थी और मेरे चैनल ने मुझे ऑफ एयर किया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि मैंने कल वहां से रिजाइन कर दिया है तो मैं खुल के इसी मीडियम से, यूट्यूब के मीडियम से, जहां से ये सारी कोई बहस और डिबेट शुरू हुई, मैं वहीं से शुरू होता हूं। लेकिन आपको मैं एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूं कि मैं यहां पे कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया, मैं यहां पे कोई तफसीलात उस तरह की बताने नहीं आया, मैं किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करने नहीं आया। मैं आपको दो कुछ बातें बताने आया हूं क्योंकि आई ओ दिस टू माई चिल्ड्रन, आई ओ दिस टू माई फैमिली, आई ओ दिस टू माई फ्रेंड्स एंड स्पेशली आई ओ दिस टू माई व्यूअर्स जिन्होंने मुझे इतने साल फॉलो किया। 1800 से 2000 के करीब उन्होंने मेरे शोज देखे और उन्होंने हर बात को बिलीव किया जो मैंने उनसे बात कही। मुझे लोगों की ईमेल्स आई, मुझे लोगों के फोन कॉल्स आए, लोग रोए हैं। उन्होंने कहा कि लुकमान साहब हमने तो ये समझा था, आपने ये क्या किया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी गलत बात नहीं की और मैं आज आपको वो बात प्रूफ करूंगा कि वो 4-5 सवालात जिनसे आपको मिसलीड किया जा रहा है कि वो है क्या। एक, ये इंटरव्यू कोई प्लांटेड नहीं था और ये कोई प्लान नहीं था। बी, उसमें अब्दुल कादिर गिलानी का फोन क्या कर रहा था, उन्होंने क्या कहा था मुझे आके। और सी, के मेहर बुखारी और मैं जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो मैं उठा क्यों था वहां से और मैंने वापसी पे ये क्यों कहा था कि मैं ऑन एयर कह दूंगा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है इस इंटरव्यू के लिए। और क्या ये जुडिशरी के खिलाफ कोई साजिश थी या ये सब कुछ अब बताया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है इस पे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं अपने व्यूअर्स को ओ करता हूं क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि फॉर दोज हु बिलीव इन ट्रूथ नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड एंड फॉर दोज हु डू नॉट बिलीव इन ट्रूथ नो एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन। लेकिन आज ये बोलना है और ये मैं इसलिए बोल सकता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कल अपने चैनल से रिजाइन कर दिया है और अब मेरे ऊपर इस किस्म की कोई कैद नहीं है। बल्कि मैं एक और काम भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा कि हर उस एंकर ने जिसने मेरे ऊपर कतरन लगाई, जिसने मेरे ऊपर दावे किए, जिसने मेरे ऊपर तोहमतें लगाई, मैं उनको दावत देता हूं कि वो आए और वो मुझे बुलवाएं अपने प्रोग्राम में और वो सवालात जो समझे कि मैंने आज नहीं उठाई यहां पे वो मुझसे करें अपने चैनल के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर ऑन एयर और इंशाल्लाह मैं उनको जवाब दूंगा, आप भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले अब्दुल कादिर गिलानी का फोन उस दिन क्यों आया, उन्होंने क्या कहा और उसका मकसद क्या था। नहीं, मलिक साहब को कहना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं, ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी। ये आपने देखा कि जो फोन आया मुझे अब्दुल कादिर गिलानी का, और ये पहली बार ही नहीं आया था, इससे पहले भी एक दफा मुझे प्रोग्राम में आया था। ये इमरान खान का इंटरव्यू था जो मैं यूसीपी के अंदर लाइव कर रहा था इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस और उनको मैंने कहा कि आप मैसेज कर दें, मैं फोन पे बात नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने ऑन एयर इमरान खान को लाइव मैंने कहा यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी का मैसेज है कि आपसे एक सवाल है, बल्कि और वो सवाल मैंने किया और इमरान खान ने उसका जवाब दे दिया उस सवाल का। वो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये देखें और फिर फैसला करें। ये सवाल मुझे अभी भेजा है जी अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने, हु इज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को तो ऑलरेडी 20-25 हजार लोग कैद की बरसी की वजह से होंगे वहां पे, इसलिए आप जलसा कर रहे हैं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे, गिव हिम अ हैंड। को गिलानी जूनियर को मैं दावत देता हूं कि खुद 25 दिसंबर को आके देख लें कि क्या वो वैसे ही वहां लोग आए हुए हैं या वो एक सुनामी के अंदर शिरकत करने आए। मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि ऐसी कॉल कोई अनयूजुअल कॉल नहीं है। ये बहुत दफा आती है, न सिर्फ अब्दुल कादिर गिलानी की बल्कि बहुत से लोगों की आती हैं ड्यूरिंग शोज, और कई दफा बड़े अच्छे सवालात भी इंसान को मिल जाते हैं। जैसा इस बारी था, जो इमरान खान को सवाल पूछा गया वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था एंड दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। वो अलग बात है कि उनका जवाब भी अच्छा था, बट आई मीन दैट कैन नॉट बी डिस्काउंटेड। एक आपको मैं बात बताऊं कि अगर मेरी उनसे दोस्ती होती या मेरी उनसे कोई रख रखाव होता या पर्सनल सोशल मेरी एफिलिएशन होती उनसे, तो जितने प्रोग्राम्स मैंने यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटों और उनकी फैमिली के खिलाफ किए, उनकी करप्शन के खिलाफ किए, उनके घरों के ऊपर, उनके गोशवारों के ऊपर, उनके कब्जे करने के ऊपर, उनके ड्रग स्कैम के ऊपर, खासतौर पर मूसा गिलानी को केमिकल गिलानी कहने का मतलब, तो फिर मैं वो ना किए होते। आप मुझे कोई एक एंकर बताएं या होस्ट बताएं कि जिसने मेरे से ज्यादा उनके ऊपर ये किया। और मैं आपको चंद एक क्लिप सिखाता हूं। एनएचए के ठेके हों, हाईवे अथॉरिटीज के ऊपर, टोल प्लाजास के ठेके हों, मुल्तान में सड़कों के बनने के ठेके हों,
पुल बनने के ठेके हों, वहां पे एक ही शहर में 2 कंपनियों को गैर कानूनी तौर पे कोटा अलॉटमेंट के ठेके हों और फिर वो आ जाए और उसमें बिलियंस इन्वॉल्व, वाई इज इट के हर कंट्रोवर्शियल चीज में आप या आपके किसी अहले खाना का नाम होता है? आप मेरी बात पे यकीन कर जाएंगे। एनएचए कह रहे हैं, आप हद कह रहे हैं, हद होती है हर चीज की। मैं 2 टोक लफ्जों में कह रहा हूँ कि आप लोगों ने हर चीज को मफरूजों की बुनियाद पर और सिर्फ हवाई बातों की बुनियाद पर आप लोगों ने हर चीज को सिर्फ इस तरह टीवी पर आप बोलते हैं क्योंकि आप जब ये शो कंक्लूड होगा तो मेरा फोन बंद हो जाएगा, लेकिन आखिरी स्टेटमेंट आप देंगे और जो आखिरी स्टेटमेंट आप देंगे वो लोगों के दिलों में। मैं नहीं देता, मेरी बात मैं 1 मिनट मैं नहीं देता आखिरी स्टेटमेंट। मैं गिलानी साहब पहले स्टेटमेंट दे रहा हूं, आखिर की क्या बात है? मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैं कोई अपना पीठ पीछे बात कर रहा हूं? कैसी बात कर रहे हैं? मैं प्रूफ नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपका नाम क्यों आ जाता है हर जगह पे? प्रूफ तो गिलानी साहब मेरे पास ये भी नहीं है कि ये बाउंड्री है पाकिस्तान की। मुझे मानना पड़ता है कि ये बाउंड्री है, किसी ने डिमार्केशन नहीं की भी। हमारी कुर्सी तो आगे तीन टांगों पर है, ये डेमोक्रेसी है, कोई मोनार्की नहीं है यहाँ पर। नहीं, एक सेकंड। यू कैन ट्राई एंड बिकम अ पॉलिटिकल विक्टिम, दैट्स योर चॉइस। नहीं, मूसा साहब 1 सेकंड, यू कैन ट्राई एंड बिकम अ पॉलिटिकल विक्टिम, दैट्स योर चॉइस। लेकिन एक आप मेरी सवाल का सिर्फ ये जवाब दें कि सिर्फ आपका नाम क्यों हर जगह आता है या आपकी फैमिली का नाम क्यों आता है? यही बात तो बता रहा हूँ, मेरा नाम कहाँ पर, मेरा नाम आ जाए। 2 साल पहले मेरा नाम क्यों नहीं आया? मेरा नाम 2 साल पहले क्यों नहीं आया? मेरे 93,000 वोटों के बाद मेरा नाम आया, इनको अब याद आ रहे हैं। उस वक्त आपके अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई जो थे वो बड़े एक्टिव थे, उस वक्त उनके नाम आ रहे थे। अस्त्रा लाइसेंस की फीसें लेने में भी उनके नाम आ रहे थे, क्लैशन कोफों के लाइसेंस इश्यू करने में भी उनके नाम आ रहे थे। उस वक्त अब्दुल कादिर साहब बहुत फुल रवानी में थे। आपने देखा है मूसा गिलानी साहब का, मैंने आपको अब्दुल कादिर गिलानी का और उनके घर दिखाए, आपको मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी घर दिखाया, और ये आप जाके यूट्यूब पे देखें कि ये कितनी बारी मैंने दिखाई है, और उनके प्रोटोकॉल्स, उनकी किस करप्शन को मैंने हाईलाइट किया। तो ये कहना कि मुझे किसी का फोन आया और वो इंटरव्यू डिक्टेट कर रहा था, ये बहुत ही अनफेयर किस्म की बात है। बी फेयर एंड बी ऑनेस्ट, और जितनी ऑनेस्टी से और जितनी कन्विक्शन से आपने मुझे गालियां दी हैं, मुझे बुरा भला कहा है, जितना आपने मेरे ऊपर अलकाबात लगाए हैं, उतनी ही फेयरनेस और उतनी ही ऑनेस्टी से दोबारा जाएं अपने मीडियम से बैठे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे ऑर्कुट हो, किसी के ऊपर भी, और फिर वहां जाके लिखें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। और अगर एंगलिंग होती तो फिर उसी दिन के चैनल के तमाम प्रोग्राम्स उठा के देख लें, चैनल की न्यूज देख लें, चैनल के बुलेटिन देख लें, चैनल की ब्रेकिंग्स देख लें सारी, और आप देखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस दिन मुजीब रहमान शामी का कि वो मेरे प्रोग्राम से 1 घंटा पहले चल रहा है, जिस वक्त खत्म हुआ है उस वक्त मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। यानी उस प्रोग्राम में क्या कहा गया और मेरे प्रोग्राम का और उस प्रोग्राम में खुदा न खास्ता का कोई एंगलिंग होती तो क्या इतना तजाद होता? वॉच एंड डिसाइड। इफ्तिखार चौधरी के साथ कौम खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं दीवानावार आज भी, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उन्होंने अपने बेटे की निगरानी में तो कोताही की, एक बाप की हैसियत, हाँ, लेकिन उनके किरदार पर उंगली नहीं उठाई जा सकी। मलक साहब ये चाहते थे कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार को यह पैगाम भिजवाएं कि मैंने उनके बेटे के खिलाफ मवाद इकट्ठा कर लिया है, और वगरना मेरी बात वो मान लें, ठीक है, मेरे मुकदमे या ना सुने या सुने तो मेरे हक में फैसला करें। अब मलक साहब अगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को दबा ले तो फिर तो अफवाज पाकिस्तान का सिपा सालार तो इनको बना देना चाहिए। जो मुशर्रफ से नहीं दबे, पूरी फौजी ताकत से नहीं दबे, बहरी टाउन की ताकत से यानी दब जाएंगे। कुरान हाथ में पकड़ के 3 सवाल करता हूं, भाई कुरान पकड़ के कुछ सवाल करता है या सवालों का जवाब देता है? इस पूरी जुडिशरी को उन्होंने एक चैलेंज दिया है, उसके ऊपर एक चपत लगाई है, ठीक है, और वही सूरत है। पूरी जुडिशरी ने आज एक्ट किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग की है, और मैं समझता हूं ये उनकी हमीयत का सवाल है। ठीक, तमाम हमारी जुडिशरी को ये एक होकर खड़े होना चाहिए और इनको सख्त सजा देनी चाहिए। आपने देखा है कि उस दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम जो थे एक ही दिन में दुनिया न्यूज में, उनमें आपस में कितना क्लैश था। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि ये बड़ी साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। किस तरह साजिश हो रही है मुझे बताएं। मैं तो उन जर्नलिस्टों में हूं जिसने आज तक वो कागजात नहीं देखे, वो पेपर्स नहीं देखे हैं, और वो 12, 14, 15 जर्नलिस्ट जिन्होंने 5 महीने पहले ये सारे पेपर्स देखे, जिनके पास ये तमाम एविडेंस था, वो 5 महीने क्यों चुप रहे हैं? उन्होंने इस दिन का क्यों वेट किया?
کہ انہوں نے ایک ہفتہ پہلے آ کے اسٹوری کو بریک کرنا تھا. اور اسٹوری کو بریک بھی کیسے کیا کہ نہ اپنے اخبار میں بریک کیا نہ اپنے ٹی وی پہ بریک کیا, بلکہ جا کے انٹرنیٹ پہ ایک منصور اعجاز نامی شخص کو ایک انٹرویو دے کے کہا کہ میں یہ اسٹوری آپ کو دے رہا ہوں جو اس سال کی سب سے بڑی اسٹوری ہے اور یہ جوڈیشری کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس کے ڈیفنس میں ایک دن پہلے کالمز بھی آنا شروع ہو گئے. واہ 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 واہ. اور سازش یہ دنیا ٹی وی کر رہا ہے, سازش مہر بخاری کر رہی ہے, سازش مبشر لقمان نے کی. وہ کیسے؟ مبشر لقمان نے تو آج تک وہ ڈاکیومنٹس نہیں دیکھے. کس نے دیکھے تھے وہ ڈاکیومنٹس؟ میں کھل کے ملا, ساری لوگوں کے سامنے ملا اور ادھر بھی ملک صاحب کے سامنے اس رائے کا اظہار کیا کہ جی آپ نے بہت ظلم کیا اپنے ساتھ بھی اور ملک اور قوم کے ساتھ بھی. اور پھر میں نے ان سے یہ گلہ بھی کیا کہ جی میرا بھی تو آپ کے ساتھ اتنے سالوں کا تعلق ہے, تو راز و نیاز کی باتیں جب وقت آ گیا تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اتنے سارے جرنلسٹوں کو اور اینکرز کو دکھا دی اور مجھے نہیں دکھائی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سلیم شاید آپ سے پھر میں اپنی بات نہیں منوا سکتا تھا, آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے. تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے اینکر سے وہ بات منوا سکتے تھے, اس لیے یہ بہرحال ان کا ورژن ہے کہ بھائی میں ان سے یہ اعتماد ان کے بارے میں میرا تھا کہ بھائی جب تک میں ان سے نہ کہوں ڈسکلوز کرے, جس تک میں وہ نہ کہوں تو وہ کرے. یہ ان کی رائے تھی. جی کیا کہا تھا سلیم صافی نے؟ سلیم صافی صاحب نے کہا کہ ان کو ملک صاحب نے یہ بتایا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو دکھائی ہیں یہ کاغذات جن کو میں کنٹرول کر سکتا تھا, تو مجھے کیوں نہیں دکھائی؟ اس لیے کہ وہ مجھے شاید کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. ہر انٹرویو میں ہوتا ہے, آپ میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں, میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں, زرداری صاحب سے پوچھ لیں, گیلانی صاحب سے پوچھ لیں, جناب الطاف حسین صاحب سے پوچھ لیں, قاضی حسین احمد صاحب سے پوچھ لیں, آپ منور حسن صاحب سے پوچھ لیں, کسی سے آپ پوچھ لیں, ہر شخص آپ کو بتائے گا کہ جب وہ 2 گھنٹے کا انٹرویو دے رہا ہے تو وہ ضرور بیچ میں لقمے دے گا کہ یار یہ بھی بات کرو یا یہ بھی میرے سے سوال کرو, کیونکہ ہر ایک کا ایک موقف ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا موقف جو ہے وہ احسن طریقے سے آگے آئے, وہ کہیں ساری ڈیبیٹ میں ساری لڑائیوں میں بیچ میں رہ نہ جائے. ورنہ کسی کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کسی انٹرویو کے آگے, بٹ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ضرور سامنے آئے. اور جہاں تک رہ گئی ایزی ہونے کے تعلق, تو بھائی صاحب جس نے آپ کے اوپر ڈرون حملے کیے, روز کرتے ہیں, 35,000 لوگ آپ کے مار دیے پکڑ کے, انڈیا کا پرائم منسٹر ہے جس کے ملک کے ساتھ آپ 4 جنگیں کر چکے ہیں کارگل سمیت, جب وہ آتے ہیں یہاں پہ تو آپ ان کو ہوٹل سے بک کراتے ہیں, آپ ان کو ٹھہراتے بھی ہیں, آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بھی بیٹھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی بیٹھتے ہیں, آپ ان کو شالیمار گارڈن میں آپ ان کو ثقافتی شوز بھی ان کو کرتے ہیں, ان کے لیے میوزیکل پروگرامز بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ لاٹھی لے کے مار رہے ہوتے ہیں. جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں بھائی کشمیر پہ ہمارا یہ موقف ہے, پانی کے اوپر ہمارا یہ موقف ہے, وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہمارا یہ موقف ہے, جو وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمارا یہ موقف ہے. لیکن جب آپ کھانا کھاتے ہیں, جب آپ بریک کر رہے ہوتے ہیں اس میں, تو آپ اس میں ضروری نہیں کہ آپ وہی ٹون, وہی ٹینر, وہی ٹیمپر لے کے آپ ان کو وہاں پہ بھی جا کے پڑ جاتے ہیں. نو, دس از ناٹ ہاؤ تھنگز آر ڈن. میں کوئی ٹبی تھانے کا SHO نہیں ہوں, اور میرا مہمان جو ہے وہ کوئی معمولی جیب کترا نہیں جس کو انارکلی بازار میں پکڑا گیا اور میں وہ اس کو وہاں پہ لٹ لے کے مارتا رہو کہ خبردار خبردار اگر یہ بریک بھی ہوئی ہے آپ ہنسنا نہیں, بات نہیں کرنی. نو, دیٹ از ناٹ دا وے اٹ از ڈن. پلانٹڈ انٹرویو. پلانٹڈ انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ پلانٹڈ انٹرویو یہ ہوتا ہے کہ 2 ایسے لوگوں کو لو جیسے مہر بخاری اور مبشر لقمان جن کی آپس میں بنتی ہی نہیں ہے, who can't stand each other, پروفیشنلی اور سوشلی اور ادروائز, اور اس کے بعد ان کو بٹھا دو وہاں پہ اور لائیو کر دو, دونوں کو اللہ توکل چھوڑ دو, بس جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. نہیں, پلانٹڈ انٹرویو پھر ریکارڈڈ ہوتا ہے, ریکارڈ کرتے ہیں, ایڈٹ کرتے ہیں, میوزک ڈالتے ہیں, اس کو پالش کرتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس کے ہائیز اینڈ لوز ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو پھینکا جاتا ہے. جیسے اوباما کا انٹرویو جو ہوتا ہے جب وہ ہوتا ہے وہ پلانٹڈ ہوتا ہے. جیسے اور لوگوں کے جب اس طرح کے انٹرویوز آتے ہیں جس میں پالیسی اپنے دے رہے ہوتے ہیں وہ پلانٹڈ انٹرویوز ہوتے ہیں. یہ پالیسی میکنگ انٹرویو نہیں تھا, یہ ایک انویسٹیگیٹو انٹرویو تھا. اس دن کا سب سے بڑا انٹرویو تھا. اس دن کا یہ ایسا انٹرویو تھا جو پاکستان کا ہر صحافی کرنا چاہتا تھا. اس دن کا یہ ایک ایسا انٹرویو تھا کہ جو میں اور مہر بخاری کر رہے تھے وہاں پہ, کہ جو ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ کرتا. اور مجھے فیلو اینکرز نے یہ کہا ہے جن کا 8 بجے پروگرام چلتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کی بریکس میں تمہارا پروگرام دیکھ رہے تھے. یہ ایک الگ بات ہے کہ دونوں انٹرویو کرنے والے جو ہیں وہ آپس میں ان کی کوئی کیمسٹری نہیں تھی اور ہماری جو تیاری تھی وہ الگ الگ تھی. اس نے الگ انٹرویو تیار کیا تھا, میں نے الگ انٹرویو تیار کیا تھا, اس کے الگ ہائی پوائنٹس تھے مہر بخاری صاحبہ کے, میرے الگ ہائی پوائنٹس تھے, اور وہ دونوں چیلنج نہیں کر رہے تھے. ہم دونوں اسٹرانگ پرسنالٹی کے لوگ ہیں. دنیا ٹی وی کی مینجمنٹ دیا تھا وہاں پہ ہمارے پروٹیسٹ کے, خاص طور پہ میرے پروٹیسٹ کے باوجود انہوں نے ہمیں ایک ساتھ وہاں پہ بٹھا دیا تھا. آپ کو میں بتاؤں کہ ایسے مہر بخاری نے کیا کہا,
आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप देखें कि वक्त टीवी के ऊपर 3 दिन पहले मेहर बुखारी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने मेरी बात के ऊपर, मेरे रिएक्शन के ऊपर क्या बात की. वॉच दिस. फैक्ट लास्ट मिनट तक यही था, जो ये कॉम्प्रोमाइज हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये इंटरव्यू मेरा है. मैंने कहा कि भाई इधर फिर करने दें, आप लुकमान को दोनों सेगमेंट्स दे दें जाके. मैं नहीं करती. 8 बजे भी बैठे, 10 बजे भी बैठे. लुकमान कह रहा था मेरा इस्तीफा ले लीजिए, फिर लुकमान कह रहा था मेरा इस्तीफा ले लीजिए. इस प्रोग्राम में 3-4 चीजें हैं जो बड़ी एम्बिगुअस हैं, जो लोगों को समझ नहीं आ रही हैं. और सच्ची बात यह है कि जब पहली बारी मुझ तक बात पहुंची थी तो मुझे भी नहीं समझ आई थी. एक सेकंड को ज़हन माउफ हो गया था कि ये क्या हो रहा है. एक ऑन एयर फुटेज है और एक ऑफ एयर फुटेज है, और ऑन एयर और ऑफ एयर फुटेज को एडिट करके इस तरह से जोड़ा गया कि वो सारे का सारा एक ही होने का गुमान देता है ना. फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया का कोई चैनल जो है, कोई एंकर, कोई चैनल, कोई न्यूज कास्टर उस चीज का पाबंद नहीं है. उस चीज का पाबंद नहीं है कि व्हाट डज नॉट गो ऑन एयर. उनकी जिम्मेदारी उस हद तक है कि जो उनकी स्क्रीन पे चलती है बात, ना कि उनके स्क्रीन के पीछे जो बात हो रही होती है. जो कहते हैं कि साजिश है वो एक दफा सोच लें, क्योंकि जब एंगलिंग करनी होती है, किसी चैनल ने या किसी अखबार ने एंगलिंग करनी होती है, तो वो एक प्रोग्राम के पूरी थीम में करता है. उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन के, जिस दिन का ये इंटरव्यू आप दुनिया टेलीविजन के बाकी सारे प्रोग्राम्स उठा लें, जिसमें मुजीबर रहमान शामी साहब के हैं, जिसमें और लोगों के हैं, जिसमें न्यूज है, वो सारी उठा के देखें कि उनकी एंगलिंग क्या है, और फिर आपको लगेगा कि वो हमसे भी तजाद कर रहे हैं. नहीं, ये एंगलिंग नहीं थी, किसी किस्म की एंगलिंग नहीं थी. इसमें किसी किस्म का तजाद नहीं था. इसमें अगर तजाद था तो वो 2 लोगों की पर्सनैलिटीज का तजाद था, मेहर बुखारी और मुबश्शिर लुकमान. और जब मैंने ये भी कहा कि मैं ऑन एयर मैं कह दूंगा कि मैं प्रेशर में कर रहा हूं, तो मैं आज भी उस स्टेटमेंट पे कायम हूं कि मैंने कहा था कि मैं ऑन एयर कह दूंगा कि मुझ पे ये बोझ है. उसकी वजह यह है कि ये मेरा प्रोग्राम था, मैंने इंटरव्यू करना था. 8 से 9 बजे मैं 1.5 साल से कर रहा हूं खरी बात लुकमान के साथ, और उस दिन मेहर बुखारी को मेरे साथ बैठाया गया. और जब मैं प्रोग्राम के अंदर एंटर हुआ 3 मिनट पहले स्टूडियो के अंदर, तो उस प्रोग्राम का नाम चेंज हो गया, खरी बात लुकमान के साथ बन गया दुनिया न्यूज स्पेशल. और मेरा वहीं से इतराज शुरू हो गया. और उसके बाद जो 2 एंकर्स की जितनी केमिस्ट्री आपने देखी मिलती हुई, वो भी आके उस पर सोने पे सुहागा था. हमारे चैनल का या हमारी मैनेजमेंट का कसूर यह था कि उसने दोनों को ठंडा करके सुलह सफाई करा के दोनों को एक जगह पे बैठा दिया. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ना मुबश्शिर लुकमान ना कोई और. मेहर बुखारी ने शायद देखे थे, लेकिन मैंने तो वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखे थे जिन्होंने वो स्टोरी ब्रेक की, जिन्होंने वो स्टोरी ब्रेक की और कहा कि हमने 4 महीने पहले देखे थे, हमने 5 महीने पहले देखे थे मलिक रियाज के पास. उनसे किसी ने सवाल पूछा है कि तुमने 5 महीने पहले क्यों नहीं चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया था? तुमने 5 महीने पहले क्यों नहीं कोर्ट में गए थे? तुमने 5 महीने किस चीज का वेट किया था? तुम क्या चोरी को या डकैती को या राजधानी को या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश को तुम यह छुपाने की कोशिश कर रहे थे? नो, वहां अपने मतलब का वेट कर रहे थे कि कब हमने स्टोरी को ब्रेक करना है. मैं कल अपने लॉयर बैरिस्टर अली जफर, जो मांडवाला एंड जफर कंपनी के रुए रुआ हैं, उनको मैं अपने तमाम असासों की डिटेल्स दे रहा हूं कि वो मेरे असासे लें और वो मेरे तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स लें, मेरे अहले खाना, मेरे इमीडिएट रिश्तेदार, उन सब की डिटेल्स लें और वो सुप्रीम कोर्ट की नजर कर दें और उनको पेश करें. और आज के नहीं, 6 महीने के नहीं, 1 साल के नहीं, 5 साल के कम से कम मैं अकाउंट्स और अपनी पूरी एसेट की डिटेल्स मैं उनको दूंगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क की सबसे आला अदालत है वो एसरटेन करे और डिटरमिन करे कि क्या कमाया, क्या बनाया और क्या खाया. और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि मुझे किसी किस्म की सफाई की जरूरत नहीं होगी. अगर उन्होंने मुझे मुरद इल्जाम ठहराया, मैं मुरद इल्जाम. लेकिन अगर वो ये कह दे, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल ये कह दे कि हां इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, तो फिर आप सबको भी, जितनी आपने पैशनेटली ट्वीट्स की हैं, जितनी आपने पैशनेटली फेसबुक पे जाके मुझे गालियां दी हैं और उतना बुरा भला कहा है, तो फिर उसके ऊपर भी जरा रिवर्स गियर जरूर लगाइएगा. मेरे कॉलम के ऊपर चीफ जस्टिस ने इस मुल्क में बसने वाले 4 मिलियन हिंदूज को शनाख्ती कार्ड का राइट दिया. और मेरे ही जो है रिट पिटीशन के ऊपर चीफ जस्टिस ने, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, तो उन्होंने 3,71,72,000 बोगस वोटों को एक्सपंज करने का हुक्म दिया इलेक्टोरल लिस्ट से. और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ पाबंद किया, बल्कि उन्होंने मुझे और मेरे वकील को ये अहकामात सादिर किए कि आप इनकी कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट को मुतला रखें, ताकि अगर ये कहीं इधर उधर रद्दोबदल कर रहे हों तो हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं, हम इनको चेक कर सकते हैं वहां पे. सो दिस इज द रिस्पेक्ट दैट आई हैव फॉर द ऑनरेबल कोर्ट एंड दिस इज द रिस्पेक्ट दैट द ऑनरेबल कोर्ट गेव टू मी. ये किसी एक आदमी को, उन्होंने फर्द वाहिद को नहीं दी. और खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये आके कहा कि जो काम मुबशर लुकमान ने किया है वो असल में हुकूमत को करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड चेक करके देख लें और आपको ये स्टेटमेंट उसमें मिल जाएगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं यहां पे कि रिजाइन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है मेरी मैनेजमेंट का, नहीं, मेरी वजह से मेरी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। और मैं समझता हूं कि पिछले 1.5 साल में जितना मुझे दुनिया टेलीविजन की मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैंने खुद इसलिए वॉलंटरली रिजाइन किया ताकि मैं उनके ऊपर मजीद प्रेशर्स का बायस ना बनूं। एक बात का क्रेडिट मैंने दुनिया को देना है और मैंने खरी बात की टीम को देना है कि हमने बेइंतहा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आपके सामने लेके आए हैं और आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, शायद इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आपके पास कोई भी नहीं और लेके आए। अगर उन प्रोग्राम से कोई भी क्रेडिट है तो वो मेरी मैनेजमेंट को और खरी बात की तमाम टीम को जाता है, और अगर उनमें कोई भी ब्लेम है तो वो मैं खंदा पेशानी से कबूल करता हूं। वो मेरी कमियां होंगी, मेरी कोताहियां होंगी, मेरी शॉर्टकमिंग्स होंगी, मैं उनको बड़ी खंदा पेशानी से कबूल करता हूं। और यहां पे आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक मैं दूसरी जॉब नहीं लेता, प्लीज मेरे मुतालिक ये अफवाहें ना फैलाना कि वो भाग गया, वो चला गया। मैं इधर ही हूं, मैं लाहौर में ही हूं। अगर मैं कहीं पे जाऊं या छुट्टी के लिए जाऊं हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए, तो उसको ये ना समझना कि वो दौड़ गया। मैं दौड़ने वाला नहीं हूं। लेट मी रिमाइंड यू, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं यहां पे, ना मैंने ब्लेम करना है। मैं ये ओ करता हूं अपने बेटे मुस्तफा को, अपनी बेटी फजर को, अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम व्यूअर्स को जिन्होंने बड़ी लॉयल्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ मेरा प्रोग्राम इतने साल से फॉलो किया, इसको देखा और इस पे बिलीव किया। अगर किसी को कोई सवाल रह गया हो तो मैं तब भी हाजिर हूं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी। Until the next time, Allah Hafiz.